नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कपास की, जहां पर ये फिर से खास बनता हुआ नजर आया है। अगर हम सोइंग नंबर्स यहां पर देखें तो थोड़े से यहां पर ऑन द वीकर साइड बने हैं और आपको याद दिला दें कि कॉटन के प्राइसेस पिछले एक साल में हमने लगातार थोड़े से वीक बनते हुए देखे हैं। तो आगे जाकर अब किस तरह की डिमांड, किस तरह के प्राइसेस, क्या ओपन इंटरेस्ट रह सकता है यहाँ पर, इस सब पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ यहाँ पर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी वायदा की बात, जहाँ पर NSE ने इसे 3 साल पहले शुरू किया है। यहाँ पर इसके क्या डिटेल्स हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती और वहीं NSE के हेड पावर मार्केट हरीश आहूजा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर आहूजा, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह के हमने 3 महीने पहले NSE को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स लॉन्च करते हुए देखा था, किस तरह से एज ऑफ नाउ उसका पार्टिसिपेशन है, प्राइस डिस्कवरी कैसे देखते हैं आप? थैंक यू मनीषा। सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज़ के व्यूवर्स को शुभकामनाएं देता हूं आने वाले नए साल की, और दिवाली उनका अच्छा गया होगा। मैं आपको डेटा बताता हूं। मैं मनीषा जी, पिछले 3 महीने में हमने रफली 3,16,000 लॉट के आसपास बिजनेस किया है, जो कि टर्नओवर के हिसाब से रफली 6500 करोड़ रुपया, 6500 करोड़ के आसपास होता है। और अगर हम इसको वॉल्यूम में देखें, जो कि भाषा हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सेक्टर वाले, तो हमने कोई 16 बिलियन यूनिट्स, जो कि लगभग स्टॉक मार्केट के बराबर है, उतना वॉल्यूम किया है हमने 3 महीनों में। प्राइजेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है कि प्राइस इन 3 महीनों में 4 रुपया 60 पैसा पर यूनिट से घट के 2 रुपया 80 पैसा आ गई है। लगभग 39%, लगभग 39% प्राइजेस गिरे हैं इन 3 महीनों में। तो प्राइस डिस्कवरी भी अच्छी है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं, और लिक्विडिटी विज़ स्पॉट वॉल्यूम रफली बराबर है। तो ओवरऑल एक बहुत ही सशक्त, मैं कहूँगा, शुरुआत करी है इलेक्ट्रिक फ्यूचर ने NSE के प्लेटफॉर्म पे। ओह एब्सोल्युटली मिस्टर आहूजा, बहुत शुक्रिया वो सारे नंबर्स यहाँ पर शेयर करने के लिए। और साथ ही साथ अगर पार्टिसिपेशन देखें तो वो आप कैसा बनता हुआ देखते हैं फिलहाल, बिकॉज जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है या इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, अगर हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर देखें, काफ़ी इंटरेस्ट है, डिमांड लगातार बढ़ती हुई नजर आई है। आप पार्टिसिपेशन के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रफली 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। हमारा GDP 7.5% है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उससे थोड़ा आगे जा रहा है। और ये दिखाता है एक डेवलप कंट्री की निशानी, जब पावर सेक्टर की डिमांड इकोनॉमी ग्रोथ से ज़्यादा होती है। इट मीन्स पीपल आर मोर यूजिंग एनर्जी, तो बिल्कुल ये बड़ा सेक्टर है बहुत। और उसी मामले में इंडस्ट्री हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे डिस्कॉम हो, चाहे SMEs हों, चाहे बड़े बड़े मॉल हों, ये सब हमारे पार्टिसिपेंट हैं। अभी इस स्टेज पे ट्रेडर, इंडस्ट्री और जनरेटर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अभी थोड़ा वक्त लगा रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं और ये रेगुलेटर के क्लियर और फॉर्म सिग्नल के बाद ही काम शुरू करेंगे। पर इस स्टेज पे ट्रेडर, इंडस्ट्री और जनरेटर, इसी ऑर्डर में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा वॉल्यूम दे रहे हैं हमें। आगे जाकर किस तरह की उम्मीद है आपको? और जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स जो बड़े कंपनीज हैं उनका एज ऑफ नाउ यहाँ पर इंतजार है, बट क्लियरली जिस तरह का प्राइस डिस्कवरी और जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि बहुत दूर वो भी नहीं होंगे। मिस्टर आहूजा, यहाँ से अब आगे जाकर विद इन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स आप क्या देखते हैं? एक तो ये, और दूसरा क्योंकि आप यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल्स भी हेड करते हैं, कार्बन फॉर दैट मैटर एज वेल, क्या हम और नए प्रोडक्ट्स NSE को इन सब डायरेक्शन में लाता हुआ देख रहे हैं? जी, दोनों सवालों का जवाब यस है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक फ्यूचर का जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी कमोडिटी है और आप और हम भी यूज़ करते हैं रिटेल सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ इंडस्ट्री, कमर्शियल कस्टमर, बट यूटिलिटीज़ भी आएंगी, और आगे जाके आप देखेंगे कि अल्ट्रा HNI कस्टमर भी, जिनके छोटे छोटे ऑफिस हैं जो 70 किलोवाट का ऐसा कंजम्पशन करे, हुए पार्टिसिपेट करेंगे। जो मुझे लगता है कि वॉल्यूम आज की डेट में तो हमारे उतने ज़्यादा नहीं हैं। 3,16,000 लॉट, रफली 16 बिलियन, 6 बिलियन के रफली आप समझिए कि मोटा हम लोग जो कर रहे हैं 3-3.25 के आसपास कर रहे हैं महीने में, ये 3 to 4 टाइम्स मिनिमम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कहीं ना कहीं ये 3 साल के बाद लगभग आप सोचेंगे कि 6,000 BU से 12,000 BU तक जा सकते हैं। और इन टर्म्स ऑफ बिलियन डॉलर्स ये 110 से लेकर 160 बिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा। हम 3 प्रोडक्ट और लाएंगे अभी। एक मंथली फ्यूचर तो हम लॉन्च कर चुके हैं, क्वार्टरली फ्यूचर्स, ईयरली फ्यूचर्स और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये तीनों प्रोडक्ट जब आ जाएंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप देखेंगे यूटिलिटीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, और ये सब मिलकर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देंगे। आपका दूसरा सवाल था कि एनएससी क्या कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी और पावर कार्बन मार्केट में। जैसे कि आपको पता है कि एनएससी आईडीबीआई बैंक से ही निकला है, जो भारत सरकार की एंटिटी रही है। तो एनएससी की काफ़ी पॉलिसीज़ भारत सरकार की पॉलिसी से अलाइंड है, और एनएससी को ये लगता है कि, और लगता रहा है कि हमें एज अ पब्लिक मार्केट कुछ ऐसे प्रोडक्ट इनोवेट करने होंगे जो प्रोडक्ट भारत की नेट जीरो एनर्जी ट्रांजिशन में मदद करें। और पिछले 2-3 वर्षों में हमने काफ़ी प्रयास किया है। जो प्रोडक्ट काफ़ी अब हिट हो रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूचर आपको हमने बताया है, दूसरा सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, ये एक तरह का ग्रीन बॉन्ड ही होता है, पर अगर उसमें आप टारगेट इश्यू नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी पेनल्टी होती है। अभी एल ने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही अच्छे रेटों में SLB लॉन्च किया। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी आ रही है, तो हम कार्बन क्रेडिट डेरिवेटिव भी लाएंगे। म्यूनिसिपल बॉन्ड, जो कि ग्लोबली बहुत ही बड़ा मार्केट है, इंडिया में अभी वो सिर्फ शुरू हुआ है, 22 या 23 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही पैसा रेज किया है, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीन इन्वेट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट व्हीकल, जो कि ट्रांसमिशन कंपनियां हैं, जो अभी भारत सरकार से पावर ग्रिड कंपनी का आई है, स्टेलाइट ग्रिड आई है, पर ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां भी, और ग्रिड इन्वेट पूरा अपने आप में एक आ सकता है, और यहाँ से काफ़ी पैसा मुझे लगता है कि नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए हम दे पाएंगे। डॉक्टर आहूजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में पिछले 3 महीने में किस तरह का काम हुआ है। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स यहाँ पर जनरेट की गई हैं, प्लान और टारगेट्स अच्छे खासे हैं, और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इसके इसी सेगमेंट में और इसी फील्ड में यहाँ पर लाने की कोशिश भी है। बहुत शुक्रिया आपके समय का। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की बात है, जहां पर अच्छे खासे हमने वॉल्यूम्स आते हुए देखे हैं, और साथ ही साथ जैसे हमें बताया भी गया कि सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, कार्बन क्रेडिट फ्यूचर्स, ये काफ़ी कुछ कोशिशें हैं जो एनएससी फिलहाल यहां पर कर रहा है, और बहुत जल्द शायद इस फील्ड में हम ये सब आता हुआ देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब लेटेस्ट डेटा आ चुका है। CAI की मीटिंग थी, अतुल गनात्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी नमस्कार। CAI ने अपना लेटेस्ट अनुमान यहाँ पर जारी कर दिया है। इसी हफ्ते में आपकी मीटिंग भी थी। सबसे पहले तो आपसे क्रॉप, कैरी फॉरवर्ड और एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जानना चाहेंगे। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। कल इस साल का फर्स्ट मीटिंग हुआ क्रॉप के लिए, तो जो ओपनिंग स्टॉक है बहुत ज़्यादा है हमारा इस साल। 1 अक्टूबर को 60.5 लाख बेल्स का ओपनिंग स्टॉक है। प्रोडक्शन का फिगर रखा है ऑल इंडिया का 305 लाख बेल्स, जो लास्ट ईयर 312 लाख बेल्स था, तो 2% क्रॉप कम है, क्योंकि सोइंग भी 2% कम है। और इंपोर्ट्स है वो रिकॉर्ड इंपोर्ट होने जा रहा है, 45 लाख बेल्स का इंपोर्ट होगा। लास्ट ईयर 41 लाख बेल्स का इंपोर्ट था, इस साल 4 लाख बेल बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 महीना जो इंपोर्ट ड्यूटी पीरियड दिया है अक्टूबर टू 31 दिसंबर तक, तो ऐसा लगता है कि मिले 11% बचाना चाहती है, तो 25 से 30 लाख बेल का शिपमेंट ये 3 महीने में आने की उम्मीद है। तो इंपोर्ट 45 लाख बेल्स है, तो सप्लाई रहेगा 410 लाख बेल्स का। उसके सामने लास्ट ईयर का कंजम्पशन 312 लाख बेल था, वो हमने इस साल 300 लाख बेल किया है। कमेटी के सभी मेंबर का कहना था, मिल पैनल का भी यही कहना था कि कंजम्पशन कम होगा, तो 5% कंजम्पशन हमने कम करके 300 लाख बेल का लिया है। कंजम्पशन कम करने की 3 वजह थी मनीषा जी। एक था टैरिफ के चलते हुए मिलों का थोड़ा कंजम्पशन कम हुआ है। दूसरा, जीएसटी का जो मैनमेड फाइबर पे 18% का 5% हुआ, 13% जीएसटी का रिलीफ मैनमेड फाइबर से मिलने से मेनली साउथ में जो छोटी छोटी स्पिनिंग मिल है वो पॉलिस्टर विस्कोस पे जा रही है, कॉटन को छोड़ रही है, तो वो 5% का शिफ्टिंग इस साल होगा, ऐसा हमारा अंदाज है। और तीसरा, अभी लेबर का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, तो इस वजह से 5% कंजम्पशन कम पकड़ा है। और एक्सपोर्ट हमने 17 लाख बेल्स लास्ट ईयर जितना ही पकड़ा है, तो ये पकड़ के क्लोजिंग स्टॉक 93 लाख बेल्स का आ रहा है, जो 30 सितंबर 2026 को हमारे पास घर में 93 लाख बेल्स का कॉटन स्टॉक रहेगा, जो मिलों का कंजम्पशन करीब करीब 4 महीने का हमारे पास स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, जो बहुत बड़ा स्टॉक है। हमने रेयरली इतना स्टॉक देखा है।
हर साल स्टॉक है वो 30-35 लाख बेल्स का स्टॉक रहता है मनीषा जी, मगर लास्ट 2 साल में 24-25 और 25-26 में करीब करीब 90 लाख बेल्स इंपोर्ट होगा। उसके सामने 35 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट होगा, लास्ट ईयर 18 और इस साल 17। तो ये 2 साल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कैलकुलेशन है वो 55 लाख बेल्स इंपोर्ट ज्यादा होगा। तो इस वजह से जो हमारा कॉटन का कंजम्पशन और प्रोडक्शन करीब करीब सेम है, 300 लाख बेल्स के आजू बाजू है, प्लस माइनस 10 लाख बेल। तो जो इंपोर्ट 2 साल में इतना ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो 30-35 लाख बेल्स रहता था वो 90 प्लस लाख बेल हो गया है। जी मनीषा जी। वेल एब्सोल्युटली। आपके एक पॉइंट पे वापस जाना चाहूंगी अतुल जी, जैसे आपने कहा कि जो कॉटन वर्सेस मैनमेड है उसमें यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मैनमेड की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ग्लोबल देखें कॉटन वर्सेस मैनमेड और इंडिया देखें कॉटन वर्सेस मैनमेड, तो किस तरह की परसेंटेजेस हैं फिलहाल? जी, वर्ल्ड मार्केट में मनीषा जी कॉटन 30% स्पिन होता है मिलों में और 70% मैनमेड होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, 70% कॉटन स्पिन होता है और 30% मैनमेड होता है। मगर कॉटन का जो कॉस्टिंग आता है वो करीब करीब क्लीन कॉटन का 200 रुपीज के प्लस का कॉस्टिंग आता है। उसके सामने पॉलिस्टर 105 रुपया, विस्कोस 145 रुपीज, बहुत सस्ता है। और जीएसटी का 13% रिलीफ मिलने के बाद और सस्ता हो गया। तो ऐसा लगता है कि हम भी जो वर्ल्ड मार्केट में है वो आने वाले 3 या 4 या 5 साल में हमारे यहाँ जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है हमारे यहाँ भी ये 70% कॉटन 30% मैनमेड का रेशियो नहीं रहेगा। ये करीब करीब 45% मैनमेड और 55% कॉटन ऐसा रह जाएगा, क्योंकि वो सस्ता, हर एक लोग एक्सपोर्ट में भी चाहते हैं कि 20% 30% पॉलिस्टर या विस्कोस मिला के कॉटन के साथ स्पिन किया जाए। उसका ये 2 फायदा है, एक तो कॉस्ट कम हो जाता है मनीषा जी, और दूसरा जो कॉटन है वो 100% कॉटन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर उसमें 20-25% विस्कोस या पॉलिस्टर मिला जाता है तो वो उसको मेंटेन करना इजी होता है और कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो ऐसा लगता है आने वाले 3 साल में कॉटन का कंजम्पशन 10-15% कम हो जाएगा और मैनमेड फाइबर का बढ़ जाएगा। जी मनीषा जी। एक फाइनल सवाल अतुल जी, और ये प्राइसेस को लेकर है। और जैसे आपने कहा कि इस बार बुआई कम हुई है, वो इसलिए क्योंकि किसानों को भाव नहीं मिले, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है सस्ता वाला। किस तरह से आप प्राइसेस मूव करता हुआ देखते हैं इंडिया विज़ावी ग्लोबल? जी देखिए, हमारा पूरा वर्ल्ड का मार्केट आइस फ्यूचर पे चलता है और आइस फ्यूचर अभी 2 साल के लोएस्ट लेवल पे है, 63 सेंट पे है, जो करीब करीब 44,000 का होता है। तो अगर आइस फ्यूचर नहीं बढ़ा तो हमारी मार्केट नहीं बढ़ेगी। और जो हमारा लास्ट ईयर का पूरे साल का एवरेज प्राइस था 56,000, उससे अभी हम काफी नीचे आ चुके हैं। अभी हमारा प्राइस है 51,000 से 52,500 और आज की तारीख में हमारा कॉटन का रेट पोर्टलुक इंडेक्स के करीब आ गया है। तो मिलों के लिए खुशी की बात है कि वो चाहती है कि हमारे को वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से पोर्टलुक इंडेक्स पे माल मिले और आज के भाव वही हो गए। तो अभी इंडिया में ये 50 से 52,000 के जो रेट है वो बहुत रीजनेबल रेट है। और हम पोर्टलुक इंडेक्स के बहुत नजीक हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी मंदी होने का नहीं दिखता है। खाली मार्केट जो है वो डिपेंड करेगा आइस फ्यूचर पे और सीसीआई कितना माल खरीदेगी उसके ऊपर मनीषा जी डिपेंड रहेगा मार्केट। फेयर पॉइंट। अतुल गनात्रा जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे डिटेल्स नंबर्स हमारे समक्ष रखने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगी एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती। स्वागत है आपका, हमारे साथ वंदना भारती जुड़ी हुई है। वंदना नमस्कार। एक स्टेबिलिटी पिछले 24-48 घंटों में यहाँ पर सोने और चांदी में देखने को मिली है। इवन एज यूएस के मार्केट्स मंडे को बंद थे, उसके बावजूद भी हमने कोई बहुत बड़ा मूव आते हुए नहीं देखा। $4100 and $50 चांदी दोनों यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। कैसे देखती हैं करंट लेवल्स, क्या करने की राय देंगी?
जी नमस्ते मनीषा। मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे बुलियन मार्केट एंटिसिपेट करके यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। मुझे लग रहा है कि जो डेटा यहाँ पे आने वाला है, खासकर लेबर डेटा, वो काफी कंसर्न रख सकता है मार्केट के लिए, और मार्केट इसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग दिखा रहा है। अभी थोड़ा सा पॉज हम लोगों ने आता हुआ देखा है और शुरुआती जो बढ़त थी वो गायब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड फर्म रहेगा। मुझे लग रहा है बाइंग फिर से रिटर्न यहाँ पे आ सकती है, करीब करीब 1,22,500 के करीब आती है तो बाइंग फिर से रिटर्न आ सकती है, 1,26,000 की तरफ जा सकता है। जबकि सिल्वर में देखा जाए तो सिल्वर की तेजी यहाँ पे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शटडाउन अगर यहाँ पे एंड होता है तो जितने भी रिस्कियर एसेट है, चाहे ये बेस मेटल हो, एनर्जी हो, सिल्वर हो, इंक्लूडिंग, यहाँ पे एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो यहाँ पे 81.4 था, वो मुझे लग रहा है कि 80:1 तक आ सकता है। तो अभी क्लियरली दोनों के ट्रेंड फर्म है, लेकिन सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। वेल एब्सोल्युटली। अगर एक साल का नजरिया यहाँ पर लेके चलें, जो कि इन्वेस्टर्स देखना चाहेंगे, वरना उन्हें क्या राय देंगी, क्या लेवल्स एक साल में देखती हैं आप चांदी में? मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट फिलहाल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, और मैक्सिमम जो स्क्रैप सप्लाई होता है हायर साइड पे वो 5% है। इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटली अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव होके चले इंडस्ट्रियल डिमांड को और ईटीएफ डिमांड को, तो ये एक तरीके से मुझे लग रहा है कि $58 से लेके $60 वाला जो मूव है वो आता हुआ हम देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम $52-53 के करीब हैं। ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे $48 $49 का एक करेक्शन आता है, डिप आता है, वहां से फिर से एग्रेसिवली यहाँ पे बाय कर सकते हैं, मतलब मेजर पोजीशन बना सकते हैं। मुझे $60 से $62 तक का जो $65 $66 का, सॉरी, मेरा जो रेंज है वो मुझे लगता है कि इजीली यहाँ पे आ सकता है 6 महीने 7 महीने में। लेकिन मैक्सिमम अपसाइड जो है वो यहाँ पे हम एक बारी $70 तक आता हुआ देख सकते हैं सिल्वर में, क्योंकि इसमें जो CAGR था अभी कम था, लेकिन आने वाले समय में ये यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वरना साथ ही साथ मेटल्स में एक जोरदार तेजी है। ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, ग्लोबल ब्रोकरेजेस अब यहाँ पर इसके बुलिशनेस होने की बात कर रहे हैं। अगर सोना चांदी 2025 के लिए था, तो बेस मेटल्स 2026 का एक थीम बन सकता है। आपका क्या कहना है? मैं एग्री कर रही हूँ मनीषा यहाँ पे, क्योंकि देखा जाए तो ये ना बिल्कुल साइक्लिकल है, गोल्ड फिर सिल्वर फिर कॉपर जिंक। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कॉपर की ही बात की जाए तो यहाँ पे डिमांड जो है वो यहाँ पे डबल हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से सप्लाई साइड एकदम से डबल नहीं हो सकता है। और इधर हम लोगों ने माइंस में भी देखा है कि एक तो स्ट्रैटेजी चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, और दूसरी चीज है कि माइंस का सप्लाई जो है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। एल्यूमिनियम में भी कैप है चाइना में। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 2026 जो है बेस मेटल का और कुछ एग्री कमोडिटीज का यहाँ पे साल होगा, जो कि मतलब कि अंडर परफॉर्म कर रही थी एग्री कमोडिटीज। कुछ एग्री कमोडिटीज यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है, और मुझे एल्यूमिनियम में खासकर लग रहा है कि यहाँ पे जो बढ़त है वो कंटिन्यू रहेगी। एल्यूमिनियम, जिंक, इंक्लूडिंग कॉपर, निकल थोड़ा सा यहाँ पे रेंज में ही रह सकता है। वंदना, आपने कहा आप मेटल्स तो देखेंगी ही, साथ साथ एग्री कमोडिटीज भी देखेंगी, तो कौन सी वाली एग्री कमोडिटीज हैं जिन पर आप एज ऑफ नाउ नजर रखे हुए हैं? अभी बात कॉटन की हो रही थी यहाँ पे मनीषा, मैंने बड़े ध्यान से उसके चार्ट को देखा है। 23 में वहां पे काफी कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड आया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउनसाइड जो कॉटन का है वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, और 70 सेंट्स की तरफ मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो 26 में बढ़ती हुई नजर आएगी, 75 सेंट्स के करीब। तो मुझे कॉटन लग रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रही है ये कमोडिटी। इसके फंडामेंटल्स थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टैरिफ टेंशन जो है वो कम हो सकता है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे आता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में एक जीरा है जहां पे एक अपसाइड मूव जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। और कोरिएंडर में प्रोडक्शन इस बार ज्यादा है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड काफी कम है, तो स्पाइसेस भी यहाँ पे गेन जो है वो ले सकता है। स्लगिश काउंटर रह सकता है ग्वार, लेकिन जितने भी एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं उसमें मुझे उम्मीद है कि प्राइसेस एक बार हायर साइड दिखेगा। पॉइंट टेकन। वंदना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और बहुत अहम इंपॉर्टेंट चर्चा भी हमारे साथ आज यहाँ पर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मार्केट्स की और कुछ और स्टॉक्स की।